हेलो एवरीवन। आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्सिटी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सैम्पलिंग के बारे में, उसमें भी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कल हम इसके बारे में थोड़ा सा जाने थे। आज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत जो भी मेथड आते हैं उनको हम जानेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा पहले हम जान लें कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। जब कोई भी डाटा कलेक्ट किया जा रहा होता है सैम्पलिंग के लिए, तो वहाँ पे जब समान अवसर, सेम अपॉर्चुनिटी आने की संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, उस पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करने का जो मतलब कि संभावना है वो एकदम समान है, इक्वल है, तो वो हो जाता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। और वहीं नॉन प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग होता है, इसके अंतर्गत जो भी एलिमेंट का सेलेक्ट करना होता है और जो एवरी यूनिट जब हम बढ़ते हैं सैम्पलिंग की तरफ इकट्ठा करने के लिए, तो दोनों में क्या होता है कि अंतर होने लगता है। उनके पॉसिबिलिटी और उनके रिजल्ट आने की संभावना अलग अलग होने लगती है, तो वो हो जाता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आइए हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं और उनका क्या क्या काम होता है सैम्पलिंग के अंदर। तो सबसे पहला जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है वो आता है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है यह कि जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं अपने सैंपल को इकट्ठा करने के लिए, तो कहीं से कुछ भी हम ले लिए। इसके लिए ये नहीं है कि हम पहले से कुछ प्लानिंग किए हैं, पहले से जो भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है वहाँ से हम ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता है। हम कहीं से कुछ रैंडम तरीके से ले लेते हैं और वहाँ से जो हमें डाटा मिलता है और उसी डाटा पे हम सैंपल अपना इकट्ठा करके टेस्ट करने का काम करते हैं, तो वो हो जाता है रैंडम सैम्पलिंग। जैसे मान लीजिए कि कोई रिसर्चर है, वो देख रहा है कि जो व्हीकल चलाते हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, उनको कितना अपने सेल्फ प्रोटेक्शन को लेके अवेयर हैं। तो उसके लिए किसी चौक चौराहे पे वो खड़ा हो जाता है और वहाँ से वो देखता है कि कितने लोग हेमलेट पहन के जा रहे हैं या कितने लोग बिना हेमलेट के पहन के जा रहे हैं। तो उन लोग से बात करता है और उनके प्रोटेक्शन के लेके बात करता है, तो वहाँ से उसको पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितना अवेयर है। तो इसमें पहले से तो डिटरमाइंड था नहीं, ना ही उसके प्रति पहले से कोई प्लानिंग किया था। तो जो भी डाटा वहाँ से कलेक्ट कर रहा है वो डायरेक्ट कर रहा है, रैंडम तरीके से कर रहा है, तो ये हो जाता है रैंडम सैम्पलिंग। उसके बाद है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब भी जो रिसर्चर होते हैं वो जब डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वो एक स्टेटा जो होता है वो बांट लिए रहते हैं और उसी स्टेटा के अंतर्गत सैंपल इकट्ठा करने का काम करते हैं। तो वह जो मेथड होता है वो मेथड सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहलाता है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक विलेज है और विलेज के अंतर्गत इसमें एक स्टेटा बांट दिया गया कि लोअर इनकम वाले, मिडिल इनकम वाले और हाई इनकम वाले को तीन स्टेटा में बांट दिया गया। और वहाँ से हम कुछ लोगों को लेते हैं, फिर यहाँ से कुछ लोगों को लेते हैं, फिर यहाँ से कुछ लोगों को लेते हैं। तो तीनों जगह से हम कुछ कुछ लोगों को लेते हैं और उनको अपने सैंपल के तौर पर रख लेते हैं। तो वो सारी जो मेथड बनती है, सारी जो प्रक्रिया बन रही है, प्रोसेस, ये सारी स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंतर्गत आता है। फिर रही बात मल्टीपल सैम्पलिंग की, तो मल्टीपल सैम्पलिंग में होता क्या है कि जो रिसर्चर होते हैं वो अपने रिसर्च को लेके किसी सर्वे करते हैं, कोई भी सर्वे कर रहे होते हैं, तो उन पे उनको जानना रहता है कि इसमें क्या क्या सुधार करना है। तो उनको सबसे पहले जानकारी चाहिए, तो उसके लिए कोई मान लीजिए कि विलेज को चुने या गांव को चुने या कोई डिस्ट्रिक्ट को चुने, तो उनको मल्टीपल प्रोसेस से मतलब गुजरना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन सिस्टम पे बात करना हो, एजुकेशन क्वालिटी पे बात करना हो, तो उसके लिए एक डिस्ट्रिक्ट को चुनेंगे। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट चुन लिए, वहाँ से फिर ब्लॉक को चुनेंगे, एक ब्लॉक को, और फिर ब्लॉक से जाएंगे एक विलेज में, विलेज में जाएंगे, फिर वहाँ से एक स्कूल को चुनेंगे, स्कूल को चुनेंगे, फिर उसमें कुछ टीचर को चुनेंगे, फिर वहाँ पे कुछ स्टूडेंट को चुनेंगे। वहाँ से उनको सैंपल जो प्राप्त होगा वो इस मेथड से होगा, तो वो मेथड कहलाएगा मल्टीपल सैम्पलिंग। फिर है लास्ट में चौथा नंबर सिस्मेटिक सैम्पलिंग। सिस्मेटिक सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि पहले से एक सिस्टम बनाया हुआ है
और उसी सिस्टम के अंतर्गत हमको चलना है और उसी सिस्टम से हमको डाटा कलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि 20 हो गया, यहाँ 40 हो गया, फिर यहाँ 60 हो गया, यहाँ 80 हो गया। तो एक सिस्टम बना हुआ है, बीच में 20 का गैप है, फिर बीच में 20 का गैप है, फिर यहाँ भी 20 का गैप है। तो यहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है, इसी सिस्टम से हमें डाटा को उठाना रहता है और उसी डाटा को उठा के हम अपना सैंपल इकट्ठा करते हैं और उस पर हम जांच करने के काम करते हैं, उसको एनालिसिस करने का काम करते हैं। तो वो हो जाता है हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। फिर लास्ट होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो लास्ट मेथड होता है वो होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में यही होता है कि हम एवरी जो पॉपुलेशन होता है उसमें से एवरी यूनिट को न चुनकर एक ग्रुप में चुन लेते हैं। जैसे एक स्कूल को चुन लिए, फिर या क्लास को ले लिए या विलेज को ले लिए, तो सभी को हम एक यूनिट मानेंगे। जैसे मान लीजिए स्कूल है तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर हैं, तो उसको जब हमको चुनना रहेगा तो उसको एक यूनिट में हम चुनेंगे। फिर दूसरा यूनिट चुनना रहेगा तो मान लीजिए विलेज को चुन लिए, विलेज में कई सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ से भी हम जब विलेज को लिए, क्लास को लिए, तो ये सभी चीज़ ग्रुप में जब हम चुन रहे होते हैं तो सब के सब क्लस्टर सैम्पलिंग में आ जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यही था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंतर्गत कौन कौन से मेथड आते हैं और किस तरह से आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।